अच्छा जी, हम वी वर टॉकिंग अबाउट फाइल साइज। ठीक है, फाइल साइज कैलकुलेशन स्पेसिफिकली ऑफ बिट मैप्स। ठीक है, इसमें देखो आपके पास अगर एक इमेज है जिसका रेजोल्यूशन इतना है और उसके साइज पर पिक्सल ये है, तो आप इन इन क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर बिट्स में आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड बाई 8 करोगे तो बाइट्स में आ जाएगा, और फिर अगर आपने इस हिसाब से कीबी बाइट्स, किलो बाइट्स, जिसमें भी कन्वर्ट करना है, तो आपने बाकी इसको थाउजेंड थाउजेंड से कर दोगे तो मेगा बाइट्स हो जाएगा, थाउजेंड से करोगे तो किलो बाइट्स हो जाएगा। ठीक है ना। इस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कैलकुलेशन कैन बी कैरिड आउट, लेकिन असल फॉर्मूला आपका सिर्फ इतना ही है। यू मे नॉट बी आस्क्ड टू डू सच अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बिकॉज ज़ाहिर है आपको कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है। ये तो प्योरली कैलकुलेटेड आंसर है। ठीक है। एनीवे बिट मैप के अलावा जो है, हमें बिट मैप के अंदर फाइल हेडर कौन बनता है। ठीक है ना। फाइल हेडर इज कॉल्ड मेटा डाटा। ठीक है। अब मेटा डाटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। फाइल, आपकी जो बिट मैप फाइल है, इट्स ऑल्सो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि अब उस टेक्स्ट, उस बिट मैप फाइल के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, दैट विल बी रिफर्ड टू एज मेटा डाटा। ठीक है। एक फाइल हेडर के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं? एक कंफर्मेशन की जनाब वो बिटमैप है, यानी उसकी वो एक्सटेंशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगा, इससे पता चल जाएगा आपकी ग्राफिक सॉफ्टवेयर को के दिस इज अ बिटमैप फाइल। उस फाइल का साइज क्या होगा ये मेंशन होगा। कलर डेप्थ कितनी यूज हो रही है। अगर उसका कंप्रेशन एल्गोरिथम फॉर एग्जांपल जेपैग है तो जेपैग इज ए कंप्रेशन एल्गोरिथम, तो जेपीजी फाइल होगी। ठीक है ना। उस इमेज की रेजोल्यूशन क्या है ये मेंशन होगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी फाइल हेडर का पार्ट होता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साउंड। साउंड फाइल के जो बात है ना, असल में हमने डिस्कस किया हुआ है। साउंड्स, जो साउंड वेव होती है, इट्स एन इन्फिनिट वैल्यू, इन्फिनिट, इट हैज़ इन्फिनिट नंबर्स इन इट। ठीक है ना। और इन्फिनिट नंबर्स क्यों है? बिकॉज अगर आप एम्पलीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वेव की एम्पलीट्यूड यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल 0.1 है, और इधर अगर फॉर एग्जाम्पल एम्पलीट्यूड 0.2 है, या या इधर से इधर ले चले जाएं, इधर इधर से इधर तक आपके पास 0.1 है, तो आपके पास 0.0 से 0.1 के दरमियान इनफिनिट वैल्यूज आ जाती हैं। 0.01, 0.001, जितनी भी आप डेसिमल प्लेस से ऐड करना चाहो, यहाँ पे आपको नंबर्स नजर आ जाएंगे। अब चूंकि कंप्यूटर जो है इनफिनिट वैल्यूज को प्रोसेस नहीं कर सकता, तो आप एन एनालॉग वेव को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक्यूरेटली इन योर कंप्यूटर। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैरी आउट इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है। जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होती है कि एक एनालॉग वेव को हम डिजिटली री सेव कर लेते हैं वन एंड जीरोस की शक्ल में, ताकि आपके कंप्यूटर जो है उस वेव की या उस एनालॉग वेव की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है। अब हम आज जो उसको डिजिटल कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स एसोसिएट होते हैं। फैक्टर नंबर वन ये है कि आपके पास, आप उसको सेव किस तरीके से करते हैं। नहीं, यानी कि मैं अगर इस वेव की कुछ इंफॉर्मेशन सेव करूंगा, तो उस वेव के इंफॉर्मेशन में सेव क्या करूंगा? ऑब्वियसली मैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स उस वेव का एम्पलीट्यूड सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस वेव का इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है। सो इफ आई एम सेविंग amplitude of my waves at regular time intervals, I am basically doing called what's called sampling। ठीक है। और जो मैंने एक एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेव किया, दैट इज कॉल्ड अ साउंड सैंपल। ठीक है ना। सो साउंड सैंपल क्या है? रेगुलर टाइम इंटरवल्स के अंदर अंदर आप, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल्स, आपका कंप्यूटर जो है वो उस वेव की एम्पलीट्यूड को सेव कर लेता है, उसका एक स्नैपशॉट ले लेता है। ठीक है ना। सो उसने जो है रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे एक एम्पलीट्यूड सेव किया, दैट वन एम्पलीट्यूड इज अ सैंपल। ठीक है ना। और उसने जितने टाइम्स एक सेकंड में सैंपल्स लिए हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग रेट। ठीक है ना। यानी एक सेकंड में, फॉर एग्जांपल एक सेकंड में उसने 44,000 सैंपल्स लिए हैं, तो इसका मतलब है आपका सैम्पलिंग रेट जो है वो 44,000 पर सेकंड है। सैम्पलिंग रेट इज ऑलवेज मेजर्ड इन फ्रीक्वेंसी, विच मीन्स कि आपके पास उस वेव का जो सैम्पलिंग रेट है वो 44,000 यानी किलो, यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। इसका मतलब है आपका सैम्पलिंग रेट इज 44 किलो हर्ट्स। ठीक है ना। 44,000 टाइम्स अ सेकंड। अच्छा जी। सो सैम्पल क्या होता है कि आपने एक एम्पलीट्यूड सेव किया। सैम्पलिंग रेट क्या होगा कि आपने एक सेकंड में कितने सैंपल सेव किए। ठीक है ना। दूसरी चीज होती है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि मैंने एक सैंपल जो सेव किया हुआ है, डिजिटली उसको कंप्यूटर सेव करने के लिए कितने बिट्स रिजर्व कर रहा है। ठीक है ना। जाहिर है जितने बिट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था जिसमें हम एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, तो एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बिट्स दैट आई एम यूजिंग। ठीक है। सो अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देता हूँ तो आई हैव मोर एक्यूरेट वैल्यूज। ठीक है।
इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सैम्पलिंग रेजोल्यूशन में नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देता, यानी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, एक सैंपल का साइज बढ़ा दूं, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दूं पर सैंपल, देन आई एम अलाउड फॉर मोर बिट्स पर सैंपल, देयरफॉर आई एम सेविंग मोर एक्यूरेट वैल्यूज व्हेन इट कम्स टू सैंपल्स, ठीक है ना। so, मैं अगर नंबर ऑफ बिट्स कम कर दूंगा तो मैं लेस एक्यूरेट वैल्यू सेव करूंगा जब मैं एवरी टाइम अ सैंपल इज बीइंग टेकन, ठीक है। सो नाउ three things we know. We know what a sample is. Sample is taking amplitude per second. We know what a sampling resolution is, कि जो सैंपल हमने लिया है, सेव किया है, कंप्यूटर ने सेव किया है, तो उसने हर सैंपल के लिए कितने बिट्स रिजर्व किए हैं, दैट्स नंबर टू। एंड नंबर थ्री इज कि एक सेकंड में मैं कितने सैंपल्स लिए, दैट इज सैम्पलिंग रेट। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करें तो आपके पास एक साउंड फाइल कैलकुलेट करने की पोजीशन पे आप आ जाते हैं। इनफैक्ट वी आल्सो नीड टू नो कि आप वो उसकी साउंड की ड्यूरेशन कितनी थी, कितने, उसकी लेंथ कितनी थी, सेकंड्स कितने थे, ठीक है ना। सो इफ आई नो दीज फोर वैल्यूज की सैम्पलिंग रेट क्या है, सैंपल का साइज क्या है, यानी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, आपके पास क्या कहते हैं लेंथ ऑफ साउंड क्या है, तो इन तीनों वैल्यूज को हम यूज करके हमारा फाइल साइज कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स, हमने पहले फैक्ट डिस्कस किया हुआ था कि आपका जो सैम्पलिंग रेट को वेरी करने का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि ये मेरी ओरिजिनल वेव है और जो रेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने सैंपल लिया कब कब, एज यू कैन सी हियर एवरी एवरी इंटरवल में सैंपल लेने का मतलब है हाई सैम्पलिंग रेट है। इफ यू लुक क्लोजली आपको एक पीछे ग्रीन किस्म का वेव भी नजर आ रहा होगा, दिस इज द कंप्यूटर्स रिक्रिएशन ऑफ द साउंड। अब रिक्रिएशन ऑफ द साउंड का मतलब ये है कि मेरे पास दिस इज बेसिकली डन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। हमने इसको सेव किया था एनालॉग से डिजिटली यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अब डिजिटल डाटा को दोबारा आपके पास साउंड की शक्ल में प्लेबैक करने का मतलब ये है कि वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हुई होगी। अब जरा इस टर्म को जरा ध्यान से सुनना है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कैसे होती है। पहले आई ट्राई टू फाइंड ए इमेज फॉर यू गाइस जो कि आपको स्पीकर की वर्किंग दिखाती हो। ये देख, अच्छा, दिस इज एन कटआउट ऑफ अ स्पीकर, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है ना, ये ऊपर जो आपकी सरफेस नजर आ रही है, ये एक वाइब्रेटिंग सरफेस है, यानी ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से होती है। आप कभी स्पीकर को हाथ भी लगाओगे ना तो ये जगह सॉलिड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू दिस अंडरलाइन स्ट्रक्चर इनसाइड, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक मैग्नेट, एक फिक्स्ड और एक क्या कहते हैं कि एक फिक्स्ड मैग्नेट है और एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। फिक्स्ड मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपनी मैग्नेटिज्म चेंज कर रहा है, या वो मैग्नेट होता है या वो कंडक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंडिंग ऑन द करंट, इलेक्ट्रिकल करंट गिवन टू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो या मैग्नेटाइज हो जाएगा या वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक है तो वो इस फिक्स मैग्नेट से दूर हटेगा, ये रिपेल करेगा उसको, यू कैन नॉट पुट टू मैग्नेट्स टुगेदर, ठीक है ना। सो जब वो मैग्नेट दूर हो जाएगा दैट मीन्स कि ये चीज मूव करेगी ऊपर की तरफ थोड़ा सा, और जिस टाइम पे वो मैग्नेट यानी कि दोबारा से वो एक मेटल बन जाएगा तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स कि ये चीज वापस नीचे जाएगी, ठीक है ना। अब ये ऊपर नीचे के मूवमेंट की वजह से, जो फ्रीक्वेंट ऊपर नीचे की मूवमेंट होती है उसकी वजह से, ये जो आपका फ्लेक्सिबल मटेरियल है ये भी मूव कर रहा है, और इस फ्लेक्सिबल मटेरियल की वजह से ये वेव्स क्रिएट करता है। ये आपके पास जो है ना वो एयर को डिस्टर्ब कर रहा होता है, यानी कि आपकी साउंड वेव्स क्रिएट कर रहा होता है। अब ये जो वेव्स क्रिएट हो रही हैं, दिस इज बेसिकली ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीकर ओवर हियर, ठीक है ना। अब ये जो आपका स्पीकर की मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से वेव क्रिएट हो रही है, और जब वो वेव क्रिएट हो जाएगी तो आपको सुनाई भी देगा, ठीक है ना। लेकिन असल में वो किस पैटर्न के तहत मूवमेंट हो रही होती है, that is based on the ones and zero values that have been saved in your computer, ठीक है ना। अब आपका स्पीकर जब साउंड प्लेबैक कर रहा है तो आपके वंस एंड जीरोस की वैल्यू को दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट्स की बेस पे इसकी मूवमेंट्स जनरेट हो रही होती हैं, और मूवमेंट्स जनरेशन की बेस पे ये स्पीकर मूव करेगा और आपको दोबारा से साउंड वेव क्रिएट करके देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ठीक है। सो आपके पास डिजिटल डाटा सेव था और उसको आप दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग दीज सेट ऑफ स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, ये वाली, तो इसमें जो ग्रीन आपको वेव नजर आ रही है, दिस इज द साउंड वेव्स, दिस इज द कंप्यूटर्स रिक्रिएटेड साउंड वेव। अगर आप गौर से देखें तो इसमें स्लाइट वेरिएशन इधर है, बाकी मोर और लेस उतना ही है। 100% साउंड कभी भी आपको सेव नहीं कर सकते, बिकॉज याद रहे कि उसके अंदर इन्फिनिट वैल्यू पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो रिक्रिएटेड साउंड वेव है,
दिस एक्चुअली स्लाइट वेरिएशन है, और उसकी रीज़न ये है कि मैंने साउंड वेव का कॉपी सेव करते हुए मैंने हाई सैम्पलिंग रेट रखा था, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ द अप्स एंड डाउन्स, द पिट्स, क्या कहते हैं उसको, पीक्स ऑफ माई साउंड वेव। और उसकी वजह से ये जितनी भी ट्रांजिशंस थी उसको चूंकि मेरे कंप्यूटर ने एक्यूरेटली सेव किया था, तो वो उसी ट्रांजिशंस के हिसाब से आपको रिक्रिएट करके भी वेव बना के दे सकता है। ये अगर थोड़ा सा लोअर सैम्पलिंग रेट है, इसमें हाफ सैम्पलिंग रेट में आप एक इंटरवल को स्किप करके सैंपल ले रहे हैं, उसकी वजह से देखिए मेरी रिक्रिएटेड साउंड वेव जो है ना वो स्लाइटली वेरी कर रही है, ठीक है ना। अब वो स्लाइटली वेरी करने का मतलब ये कि जहाँ पे जिस टाइम पे सैंपल लिया ही नहीं, तो वहाँ पे मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर जो है या और उसके अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर जो है वो अप्रोक्सीमेशन पे रिलाई कर रहा है। बिकॉज उसने एक सैंपल लिया था यहाँ पे, एक सैंपल यहाँ पे ये लिया, तो यहाँ पे बीच में चूंकि सैंपल नहीं लिया, तो वो इन दोनों की वैल्यूज के बेस पे गेस करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे सैंपल क्या, इस टाइम पे एम्पलीट्यूड क्या होगा। और वो स्लाइड जो वेरिएशन है उसकी वजह से आपकी ओरिजिनल से आप दूर होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी रिक्रिएटेड साउंड जो है इट्स गेटिंग फर्दर अवे, उसके अंदर डिस्टॉर्शन ज़्यादा आने लग जाती है। उसके बाद अगर वन थर्ड पे चलाते हैं, इवन मोर, आपने चूंकि इस टाइम पे सैंपल लिया ही नहीं, तो ओरिजिनल वेव लुक्स नथिंग लाइक द, सॉरी, द रिक्रिएटेड साउंड लुक्स नथिंग लाइक द ओरिजिनल साउंड, बिकॉज ऑफ विच इट्स अ वेरी हाईली डिस्टॉर्टेड साउंड। बट आपके पास चूंकि फिर भी इट्स नॉट एज बैड एज दिस थिंग राइट हियर, इसमें आपने वन फोर्थ सैम्पलिंग रेट रखा है, जिसमें आपके पास रिक्रिएटेड साउंड लुक्स नथिंग लाइक द ओरिजिनल। अब इसमें फाइल साइज तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन इट विल बी हाईली डिस्टॉर्टेड, मीन्स कि आप ओरिजिनल साउंड से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। सैम्पलिंग रेट से हमें ये समझ आता है कि जनाब हाई सैम्पलिंग रेट मींस कि आपके पास रिक्रिएटेड साउंड लुक साउंड्स लाइक द ओरिजिनल, लाइक द ओरिजिनल, नॉट एग्जैक्टली ओरिजिनल, पर उसके अंदर जो है ना डिस्टॉर्शन कम होगी। लेकिन जैसे ही आप सैम्पलिंग रेट कम करना शुरू कर दोगे, तो उतने ही आपके पास जो है ना फिर रिक्रिएटेड साउंड विल बी फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड, ठीक है। सो ये है जनाब आला आपकी सैम्पलिंग रेट। अब इसी से लिंक्ड एक टॉपिक है जिसमें आपके हम डिस्कस करेंगे नाइक्विस्ट थ्योरम, ठीक है ना। अब नाइक्विस्ट थ्योरम क्या होता है, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है वैसे ये सच। नाइक्विस्ट थ्योरम ये कहता है कि जनाब आप जब साउंड सैम्पलिंग कर रहे हैं ना, तो साउंड सैम्पलिंग करते हुए जो आप सैम्पलिंग रेट डिसाइड करते हैं ना, दिस शुड बी डिपेंडेंट ऑन सम फैक्टर्स, ठीक है। और वो फैक्टर्स क्या हैं कि फॉर एग्जांपल जिस एंटिटी ने इस साउंड को एक्सेप्ट करनी, से ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है ना। अगर ह्यूमन बीइंग की ईयर की कैपेबिलिटी देखा जाए, तो ह्यूमन ईयर कैन कोप विद फ्रीक्वेंसीज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें मैं ह्यूमन ईयर ऑपरेट कर सकता है। अब ह्यूमन ईयर इस पे ऑपरेट करता है, तो नाइक्विस्ट थ्योरम ये कहता है कि आप ह्यूमंस के लिए अगर साउंड फाइल सेव कर रहे हैं, तो आपने इसकी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है इसका डबल रखना है। तो इसका मतलब ये कि मैं अगर मेरी जो ईयर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 20,000 है, तो मैं ह्यूमंस के लिए अगर साउंड फाइल को सेव कर रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट 40,000 जो है ना हर्ट्स, यानी डबल ऑफ द मैक्सिमम 40,000 हर्ट्स का सैम्पलिंग रेट यूज करूंगा टू सेव दैट साउंड, ठीक है ना। अब इस डबलिंग ऑफ माई फ्रीक्वेंसी से हम इंश्योर करते हैं कि आप जो रेंज ऑफ पीक्स, जो मैंने अभी देखो वेव ऊपर नीचे हो रही है, उसकी भी आप वेरिएशन सेव कर लेते, देयर बाय अलाउइंग फॉर अ मोर, क्या कहते हैं कि रियल, मोर क्लोजर टू रियल रिक्रिएशन ऑफ द साउंड, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है ना, ये दिस इज जनरली द नाइक्विस्ट थ्योरम, ठीक है। अब ये डिपेंडिंग ऑन कि साउंड फाइल किसके लिए बनाई जा रही है, वहाँ पे यूज होना है, तो आपने उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका डबल कर देंगे तो सैम्पलिंग रेट वो होना चाहिए। दैट इज सिंपली द नाइक्विस्ट थ्योरम, ठीक है। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल कहा जाए ना कि ह्यूमन ईयर के लिए या ह्यूमंस के लिए सेव करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 40,000 हर्ट्स उसका सैम्पलिंग रेट होना चाहिए, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्क्राइब हुई भी होती है। इज दिस क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये देखो आपके पास ये है, अज्यूमिंग सैम्पलिंग रेट ऑफ 44,000 हर्ट्स, ए रिकॉर्डिंग लास्टेड 60 सेकेंड्स। अब उसके पास जो है उसने सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जो है 16 बिट्स रखा हुआ है, दैट मीन्स हर सैंपल की लिए 16 बिट्स रिजर्व्ड है। अब इस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ 60 सेकेंड्स के लिए मैंने जो फाइल का सेव साइज कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय द duration of sound, that is 60 seconds, multiply by the size of each sample, that is 16 bits। तो ये जब तीनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास साइज ऑफ फाइल आ जाएगा इन बिट्स, फिर बाकी आप बाइट्स और फिर मेगाबाइट्स करके उसका साइज लिख सकते हैं, लेकिन असल में आपका फॉर्मूला यहीं पे आता है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड नाइक्विस्ट थ्योरम? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी तो हमारे पास अब ये साउंड फाइल का भी काम खत्म हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट पार्ट विच इज योर, हमारी क्लास कितने बजे तक है बाय द वे? 9:50। ओके चलें, ठीक है, हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आई हैव टू सेव योर अटेंडेंस। तो आज की क्लास में हमने देखें, इमेजेस डिस्कस कर लिया, वेक्टर ग्राफिक डिस्कस कर लिया, नाइक्विस्ट थ्योरम डिस्कस कर लिया, साउंड फाइल किस तरह सेव होता है वो डिस्कस कर लिया हमने। जो एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, ये डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इंक्रिप्शन, या तो इंक्रिप्शन करेंगे या फिर एरर डिटेक्शन और करेक्शन करेंगे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों ही मजे के टॉपिक हैं। अच्छा जी, वी गॉट अब्दुल मुईद खान इज हियर। Present, sir. I'm here. ओके, अली बिन आरिफ, अली बुरहान, आमना अहमद, Present. अनम अजफर, Sir Anam is also present. अशर सईद, आयजा फारूक, माहीन, इशाल माहीन सॉरी, Present. फैजान, Present. Present. लाइबा अरफात, लाइबा फातिमा, Present. मीराल, मुईद रिजवान, Present. Present. मोहम्मद अली शान, Present. हसान अमजद, मोहम्मद मुईज, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद उमर सिकंदर, मुकद्दस, Present. नबीहा, नूरुल ईमान, सादिया अहमद, शीज़ा, Present. सईदा आयशा, Present. एंड वानिया। वानिया इस ग्रुप में है, Yes, sir. व्हाट्सएप सभी ग्रुप में में? ऐड कर दिया गया। अच्छा, इज वानिया हियर टुडे? ओके, चलें जी, गुड लक, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। Sir, when will you upload these recordings? बच्चे, आई विल ट्राई एट बेस्ट टुडे इंशाल्लाह ताला। Okay, thank you. Love this. अल्लाह हाफिज़।